गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 1 और इसमें आज हम थ्योरी टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसके बाद में हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा, उसमें भी हम थ्योरी टॉपिक्स को कवर करेंगे एंड देन आफ्टर वी मूव ऑन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारी आज की थ्योरी टॉपिक्स को, जिसमें हम आप इसे एक तरीके का बेसिक लेक्चर भी कह सकते हैं, जहां हम जितने भी अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको आज ख़त्म करने वाले हैं, उन सबको आज हम पढ़ने वाले हैं और उन सबको हम आज समझ लेंगे कि ये चीज़ें क्यों है। जब भी हम सीए फाउंडेशन में प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग नाम का ये जो हमारा सब्जेक्ट है या हमारा जो ये बुक है, जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आना चाहिए, वो है कि सर अकाउंटिंग का मतलब क्या है। व्हाट डज द मीन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब समझ लिया तो हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग का मतलब। अकाउंटिंग के मतलब को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे, जो हमें बताएगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। दिस इज क्योंकि मैंने मोस्टली स्लाइड्स पे जो है वो ब्लू कलर लिया है, तो यहाँ पे रेड कलर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ड्राइंग दिख रही है, बट इसको चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि आप सीए फाउंडेशन के लिए अब आप करने वाले हैं, आपने 12th पास कर लिया है और आपको लगता है कि मुझे सीए फाउंडेशन के साथ साथ एक बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाहिए। आपने वो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए अपने जितने भी सेविंग्स थी उन सबको खंगाला, और अपनी अलमारी और अपने बैंक अकाउंट और भी अपने जहाँ तहाँ से आपके पास पैसा था आप सबने लिया और आपके पास निकल के आए 2 लाख रुपए। अब आप वो 2 लाख रुपए लेकर के गए मार्केट में और सोचा कि यहाँ मार्केट में सबसे अच्छी चीज़ मैं क्या रख सकता हूँ। तो आपने देखा कि आप जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे उसके सामने स्टेशनरी की बहुत अच्छा स्कोप था, क्योंकि वहाँ और भी कई सारे स्टूडेंट्स आते थे। तो आपने वहीं पे एक लोकल स्टोर ओपन किया और आपने उस पैसे से कुछ माल खरीदा। वो माल कितना था? वो था 1.5 लाख रुपए। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब हमारे पास 2 लाख रुपए थे तो हमने 1.5 लाख का ही माल क्यों खरीदा? क्योंकि हो सकता है कि आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो कि हम 1.5 लाख का माल ही खरीदते हैं, अगर कभी ये ख़त्म हो जाएगा तो हम वापस से खरीद लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने ये भी सोचा कि हमें 50,000 रुपीज़ केस के लिए केस में रखना ज़रूरी है, ताकि अगर कोई सडनली हमारे ऊपर कोई एक्सपेंडिचर आ जाए या सडनली हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी आ जाए या हमें किसी तरीके का कोई पेमेंट करना पड़े तो हम वो चीज़ कर पाए। तो आपने ये सब सोच के हुए वो सारी चीज़ें कर ली। जब आपने स्टोर खोला तो आपने 3 महीने के एंड में सोचा कि चलो मेरा 3 महीने तक सीए फाउंडेशन की कोचिंग हो गई, अब मैं देखना चाहता हूँ कि हमने क्या चीज़ें यहाँ पे की, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए, क्या क्या चीज़ें हमने की, हमने कितना प्रॉफिट वगैरह कुछ कमाया। तो हमने वो चीज़ें देखने के लिए आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़े तब हमने गले की जितनी भी थी हमारे आने की, जब भी हमारा पैसा आता था हम उसको काउंटिंग करके रखते थे। जैसे आज अगर हमारे 500 की बिक्री हुई तो हम उसको काउंटिंग कर लेते थे, आज हमारे अगर 1000 रुपये की बिक्री हुई तो हम उसको काउंट कर लेते थे। तो ऐसे काउंटिंग में जब हमने उसका टोटल किया तो हमने पाया कि हमने 2 लाख रुपए का गुड्स बेच दिया है। ठीक है, यानी हमारे पास गुड्स को बेचने से 2 लाख रुपए रिसीव हो गए हैं। यानी 50,000 रुपये मेरे पास पहले से थे प्लस 2 लाख रुपए मेरे पास और आ गए। तो आपके पास हो गए अब तक 2,50,000। आप 2 लाख से चालू हुए थे, 2,50,000 रुपये आज आपके पास पहुंच गए। अब यहाँ पे इतना सा ही सोच करके अगर कोई जवाब देता है तो वहाँ पे मुझे सिंपल सा जवाब आ जाता है कि सर यहाँ प्रॉफिट हुआ है 50,000 रुपीज़ का, क्योंकि 2 लाख रुपए ये लेकर के चला था और आज 2,50,000 रुपये। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी। और आपने वहाँ पे जो आपने स्टॉक खरीदा था, आपने जो माल खरीदा था, उसका गुड्स का आपके पास स्टॉक बच गया। जब आपने उसे काउंट किया, यानी आपने एक एक चीज़ को काउंट किया और जब आपने उसे कॉस्ट बेसिस पे यानी ऑन द कॉस्ट पे आपने जब उसे वैल्यू किया, तब आपको पता चला कि मेरे पास 23,000 रुपीज़ का तो गुड्स ही भी बाकी है। मतलब आज अगर मैं इसे मार्केट में बेचने जाऊँ तो क्या 23,000 मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये 23,000 हमें ये बताता है कि हमने जो 1.5 लाख का माल खरीदा था उसमें से 23,000 का माल अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। उसके अलावा आपने जब कुछ और चीज़ें खंगाली तब आपको पता चला कि यार मैंने 5,000 रुपये तो इस लोकल स्टोर के किराए के लिए भी पे किया था। तो यहाँ पे आपने 5,000 रुपये पे किया, किसके लिए? लोकल स्टोर के किराए के लिए। अब आपको अगर प्रॉफिट निकालने के लिए कहा जाए तो हो सकता है कि आप प्रॉफिट निकाल पाओ, लेकिन क्या अगर आपके पास अकाउंटिंग नहीं होती, क्या अगर ये सारी चीज़ें लिखी हुई नहीं होती और अगर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैनर्स में जमी हुई नहीं होती, तो क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाते?
अभी भी ये नहीं जमी हुई है, जब आप अकाउंटिंग करोगे तो वो और अच्छे से जमेगी। बट क्या अभी भी आपको अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपको कई सारे फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, एक दो टेबल्स बनानी पड़ेंगी जहाँ पे आप उस फॉर्मूले को उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। लेकिन क्या हो अगर आप उसको एक बार में बता दो, यानी कोई आपसे पूछे कि बताओ आज आपको कितना प्रॉफिट हुआ, और आप तुरंत बता दो आज हमको इतना प्रॉफिट हुआ, या इस महीने के इस दौरान हमें इतना प्रॉफिट हुआ। लेकिन आप तुरंत अभी नहीं बता सकते, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि और वो भी तब जब आपने ये चीज़ें लिखी है। दूसरी चीज़, क्या आप ये बता सकते हो कि आपके पास अभी टोटल कितनी संपत्तियां है? आप वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसके लिए भी फर्दर अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और वो हमने अभी तक की नहीं है। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ये सोचता है कि नहीं सर, मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं एक कॉपी पेपर ले करके और ये सारी चीज़ें निकाल दूंगा। लेकिन वापस ये सोचिए कि क्या ये सारी चीज़ें उतनी ही ईजी है जितना कि आप सोचते हैं? आप सोचिए एक ऐसे बड़े बिजनेस के बारे में जिसका लाखों करोड़ों का कारोबार है, क्या वो पेन कॉपी लेकर के निकाल सकता है और इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके निकाल सकता है? नहीं। उसे सीखना होगा अकाउंटिंग, उसे समझना होगा अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स। दूसरी बात, आपने तो जैसे तैसे करके निकाल दिया, लेकिन क्या आप सामने वाले पर्सन को भी उतनी ही आसानी से इसे समझा पाओगे? क्योंकि उसे भी अगर आपके जो आपने प्रिंसिपल्स लिए हैं, जो आपने मेथड्स यूज किए हैं, अगर उसको नहीं पता होगा तो वो भी उन चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर पाएगा कि आपने कैसे निकाला है। अब इसीलिए आपको चाहिए कि सामने वाले पर्सन में भी सेम नॉलेज हो। तो सबसे पहले आप अगर अपने स्टेटमेंट्स समझाओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप उसको कहोगे कि हमने इसे इस तरीके से कैलकुलेट किया है। फिर उसे ये समझाओगे कि हमने जो ये कैलकुलेट किया है इसमें हमने क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज़ किए, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए, क्या क्या हमने स्टैंडर्ड्स यूज़ किए, और उस तरीके से हमने ये प्रॉफिट निकाला है। बट ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि एक स्टैंडर्ड मेथड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स होने चाहिए, जिसके थ्रू हम निकाल सके ऑटोमेटिकली प्रॉफिट और अकाउंटिंग कर सके, जो कि हमारे लिए आसान हो? इसीलिए ध्यान में रखते हुए हमने अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए। अब यहाँ पे आपके जो अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आया, और उस अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख करके हम प्रॉफिट वगैरह को कैलकुलेट कर सकते हैं, और आपने जो प्रॉफिट अर्न किया या आपकी जो संपत्ति है वो हमने निकाली। अब ये तो बात हो गई इनफॉर्मल डेफिनेशंस, जो हमने पूरा डिस्कशन किया उस सबकी कि भाई अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, ज़रूरी क्या है, और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे आज डिस्कस कर ली। लेकिन अकाउंटिंग का रियल मतलब क्या है? अकाउंटिंग किसे कहते हैं? अगर मैं इसे एक मैं आपसे कहूँ कि अकाउंटिंग को डिफाइन करो, ठीक है, हमें समझ में आ गया सर अकाउंटिंग क्या होती है, हमने समझा कि हमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ या कुछ भी चीज़ें हुई हमें उसे रिकॉर्ड करना है। अब वो जो रिकॉर्डिंग करना चाहता है, जो रिकॉर्डिंग की जाती है, वो कहलाती है अकाउंटिंग। अब उस रिकॉर्डिंग को जब हम करते हैं, उसी रिकॉर्डिंग से हम कुछ चीज़ें स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि हमने उस अकाउंट को समराइज़ किया, और साथ ही साथ हम चीज़ें कुछ कंप्यूट करते हैं और हमें पता लग जाता है कि हमें ये चीज़ें क्या मिली। दूसरी बात, अगर हमें कहीं भी किसी और को बताना भी हो, किसी और को समझाना भी हो, तो हम वो चीज़ें कम्युनिकेट भी कर देते हैं। तो यानी अकाउंटिंग में हमने कुछ चीज़ें फंक्शंस की, और वो चीज़ें हमने क्यों की? क्योंकि हमें हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को जो है रिकॉर्ड करना था, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना था, समराइज करना था, या किसी और को कम्युनिकेट करना था। ये तो बात हो गई अकाउंटिंग। लेकिन इसकी रियल डेफिनेशन, या मैं कहूँ कि शब्दों में इस डेफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे? अब शब्दों में जो डेफिनेशन है हमारे पास 3 तरीके से आती है। हमारे जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिया हुआ है, ठीक है, हमारी जो स्टडी मटेरियल है उसमें दिया हुआ है। तो अगर अकाउंटिंग की डेफिनेशन कभी पूछी जाए तो आपको ये तीनों बातें लिखनी है, तीनों के अनुसार आपको अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखनी है। एकदम थ्योरी वाला हो गया, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन दी गई है वो है, अकाउंटिंग इज ए art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in term of money transaction and event which are in part uh, at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, और इसे थोड़ा बहुत याद कर लेना है। अगर एग्जाम में आए तो आपको जो की थी इसे छापनी है। तो यहाँ मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, समझाऊंगा मैं आगे किसी और डेफिनेशन को। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन ये डेफिनेशन दी गई है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय द यूजर ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आता है कि फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, इसके द्वारा फंक्शंस बताए गए हैं कि अकाउंटिंग के क्या क्या फंक्शन, उन्होंने डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा अकाउंटिंग का मतलब होता है ये फंक्शन करना, अगर आप ये फंक्शंस कर रहे हो इसका मतलब अकाउंटिंग कर रहे हो। द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरीली ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। ये सारी डेफिनेशन हो गई। अब इन सब का हमने चटनी बनाया, हमने इन सबको घोला मेला और हमने कहा कि अब हम इन सबको मिक्स करेंगे और एक मिक्स डेफिनेशन बनाएंगे, और वो मिक्स डेफिनेशन मिल करके बनी ये वाली डेफिनेशन, क्योंकि हमारा काम है चटनी बनाना, तो ये हमने चटनी बना दी और इसे बताया गया, यानी कि ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक अकाउंटिंग की डेफिनेशन है जो आपके मॉड्यूल में दी गई है। अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिएटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ टू द पर्सन इंटरेस्टेड इन सच इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको पता चला कि अकाउंटिंग को इन्होंने क्या कहा, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस प्रोसेस में हम करते हैं रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइज, एनालाइज एंड इंटरप्रिएट। और ये जो काम करते हैं ये पांच काम किसके करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में, यानी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिएट करते हैं। ये सारा काम करने के बाद जो रिजल्ट आता है, यानी इन सबसे जो हमें रिजल्ट आता है, इन सब का जो क्रक्स निकल के आता है, उस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करते हैं। क्या हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कम्युनिकेट करते हैं? नहीं, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ऊपर ये 5 एक्टिविटी लगा करके जो रिजल्ट आता है उसे कम्युनिकेट करते हैं। किसे करते हैं कम्युनिकेट? जो कि पर्सन हो इंटरेस्टेड, जो हमारी इन रिजल्ट में इंटरेस्टेड हो, उन पर्सनस को कम्युनिकेट किया जाता है। वो कौन हो सकता है? वो कई सारे लोग हो सकते हैं, जैसे टैक्सेशन जब लेना हो तो गवर्नमेंट इंटरेस्टेड हो सकती है, जब आपको लोन लेना हो तब बैंक वाले इसके लिए इंटरेस्टेड होंगे, है ना, इच्छुक होंगे। जब अगर आपको किसी से पैसा लेना है, इन्वेस्टमेंट लेना है, तो जो आपके इन्वेस्टर होंगे, फ्यूचर इन्वेस्टर होंगे, वो आप इसमें इन बातों में इंटरेस्टेड होंगे। तो ऐसे में इंटरेस्ट भी अलग अलग लोगों का होता रहता है। अब जो भी इंटरेस्टेड पार्टी होगी, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा, उन सबको आपको ये कम्युनिकेट करना है। तो ये कंप्लीट चीज़ें हो गई अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई गई है कि जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है अकाउंटिंग फंक्शंस को। वो दोनों पार्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करना, और दूसरा काम है उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना या कम्युनिकेट करना, ठीक है। यानी पहला काम क्या हुआ, आपके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए, उससे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जनरेट करो, और दूसरा काम हुआ उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। ये 2 काम अकाउंटिंग के अंदर किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा काम जो कि यूजिंग का है, ये इसमें कोई सब हेडिंग हमने दी नहीं है, बट जनरेटिंग में हमने 6 सब हेडिंग दी है, यानी हमें और कौन से फंक्शन करने होते हैं टू जनरेट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की जाती है, यानी जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ आप उसे बुक्स में लिखिए, जैसे आपने अगर 5 रुपये का पेन खरीदा तो उसे बुक्स में लिखिए, अगर आपने 10 रुपये का माल बेचा उसे बुक में लिखिए। फिर उसे क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई कैसे? मतलब क्या ये परचेज है, क्या ये सेल है, क्या ये कौन सा ट्रांजैक्शन है, इस तरीके से उनको अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाई करना। क्लासीफाई करने के बाद उन्हें समराइज़ करना, उनकी एक टेबल बनाना कि आज हमने इतना परचेज किया, इस महीने में इतना किया, इस महीने में इतना किया, और टोटलिटी में हमने परचेज कितना किया। तो ये हो गया समराइजिंग। उसके बाद उसे एनालाइज करना, और उसके बाद उसे इंटरप्रिएट करके कम्युनिकेट करना टू द इंटरेस्टेड पर्सन। ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी थी। अब बात करते हैं कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए ये सब पूरा थ्योरी है, हो सकता है आपके लिए ऑटोनमस हो जाए और आपको थोड़ा बोरिंग लगे, बट यकीन मानिए थ्योरी है, इसमें हमें कुछ कर नहीं सकता, आपको एक बार पढ़ाना होता है, क्योंकि इन दैट केस अगर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस आ गए तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत याद रहे। बट मेनली मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप अपना स्टडी मटेरियल, जिस भी आप मीडियम के हो, हिंदी या इंग्लिश मीडियम, आप एक बार खोल के ज़रूर देखिएगा। आपको कई सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, और जो समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चाहे तो फिर आप एक बार और से इस क्लास को रिपीट मोड पे देख लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, जब हमने देखा कि हमें रिकॉर्ड करना है ट्रांजैक्शन को। दूसरा बात, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ अबाउट ट्रांजैक्शन, हम रिजल्ट ही तो बताएंगे, तो हमें रिजल्ट निकालना है कि इन ट्रांजैक्शन का क्या रिजल्ट रहा। रिजल्ट कैसे? जैसे हमने इतना प्रॉफिट कमाया या हमें लॉस हुआ, हमारी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, हमारे
पहले पिछले साल हमारा जो टोटल एसेट था, हमारे पास जो टोटल संपत्ति थी, वो थी 1 लाख रुपए की। हम 1 लाख रुपए के मालिक थे। आज हम कितने रुपए के मालिक हुए? क्योंकि हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, बट आपको किसी और तरीके से आपकी जो एसेट है उसकी वैल्यू में गिरावट हो जाए, तो आप हो सकता है आपकी एसेट की वैल्यू गिर गई हो। तो आपको ये समझना है कि आपका रिजल्ट क्या रहा। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, क्या आप क्या अमीर है, गरीब है, कितने अमीर है, कितने गरीब नहीं है, हर चीज़। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आप अगर आज आपके ऊपर 5 लाख का कोई अचानक से कोई भी एक्सपेंडिचर आ जाए तो क्या आप उसे मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया था, उसमें लोगों के 6-6 महीने तक जो है दुकानें, एस्टेब्लिशमेंट और एंटरप्राइजेज बंद रहे थे, तो क्या आप उस चीज़ को मीट कर पाएंगे? अगर आपसे कभी 2 महीने का किराया एडवांस में मांग लिया जाए तो क्या आप उसे पूरा कर पाएंगे? तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। उसके बाद आता है कि यूज़र्स को कई सारी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। जैसे बैंकों को अगर आपको लोन देना है या नहीं देना चाहिए, इसके लिए उनको इन्फॉर्मेशन देना। अब आप ही तो दोगे ना कि सर मेरे पास इतनी 1 लाख रुपए की एसेट है, हर महीने हम 10,000 का प्रॉफिट कमाते हैं, हम आपसे लोन मांग रहे हैं मात्र 2,000 रुपये का, 10,000 का प्रॉफिट में से हम 2,000 रुपये आपको चुका देंगे वापस से। तो ऐसे में बैंकों को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यार ये क्या ये हमारे लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। सिमिलरली गवर्नमेंट को, क्योंकि उन्हें भी आपके ऊपर डिसीजन लेना पड़ता है कि इसका टैक्स कितना लगेगा, कितना लगना चाहिए, और जो टैक्स लग रहा है क्या वो सही है। तो इसके लिए उन यूजर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। और साथ ही साथ आपकी सॉल्वेंसी की पोजीशन, यानी आप वाकई में कुछ आपके पास पैसा भी है या नहीं है, आपके पास कुछ एसेट वैल्यू वाली है भी है या नहीं, कहीं आप बिल्कुल एकदम जीरो नील बटा सन्नाटा तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करना। बात करें अगर नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शन वापस से जैसे हमने पहले पढ़ा था सेम फंक्शंस वापस यहाँ पे आ गए, बट यहाँ पे डिफरेंट तरीके से इन्होंने बताया। तो यहाँ पे वो फंक्शंस है, वो फंक्शन हो गए मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, यानी आपको अपनी परफॉर्मेंस और पोजीशन को मेजर करना है। आपने कितना कमाया, कितना कमाया, और आपने कितना प्रॉफिट वगैरह किया, आपकी जो पोजीशन क्या, आपके पास पैसे कितने हैं, एसेट कितनी है, सारी चीज़ें। फ्यूचर की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट करना कि आप फ्यूचर में क्या चीज़ें होगी, क्या चीज़ें नहीं होगी, हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, 10% की ग्रोथ से हम कितना कमा पाएंगे। कुछ डिसीजन मेकिंग्स लेने में भी हेल्प करता है अकाउंटिंग। कंपैरिजन, यानी कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं उनसे हम कितना आगे हैं, या हम आज कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, कितने लेवल पे हैं, ये सारी चीज़ें। एक्सपेंडिचर वगैरह को कंट्रोल करने में हमारी मदद करता है। हमें पता रहता है कि यार हमारी जो है एक्सपेंडिचर वगैरह इतना हो गया है, तो हमें अब इतना ही करना है, तो हमें इसे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्हें चाहिए होती है, जैसे टैक्स वगैरह से रिलेटेड, या और भी बहुत सारी चीज़ें उनको चाहिए होती है, क्योंकि कई सारे लोग बेस्ड होते हैं अपॉन आपके टर्नओवर या आपकी सेल्स के ऊपर, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। उसके बाद आता है फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शन में 3 मेन फंक्शन है, एक है मेजरमेंट, दूसरा आता है वैल्यूएशन, और थर्ड नंबर पे आता है एस्टीमेट। देखिए इनको हम समझते हैं। सबसे पहले मेजरमेंट को अगर हम समझे तो क्या आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स जो आपने किए हैं उन्हें किसी न किसी चीज़ में मेजर किया जाना ज़रूरी नहीं है। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अगर कहीं से दूध लेकर के आते हैं तो उसे आप किस में मेजर करते हैं? उसे आप मेजर करते हैं लीटर के अंदर। अगर आप सब्जी लेकर के आते हैं उसे आप मेजर करते हैं किलोग्राम के अंदर। लेकिन अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ तो आपको उसे भी तो किसी चीज़ में मेजर करना चाहिए। जैसे एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है, मान लेते हैं कि आपने उसे कोई सर्विस दी, जैसे आप फाइनेंशियल सर्विस देते हो और सामने वाला है डॉक्टर, उसने आपका कोई भी हेल्थ चेकअप कर दिया, तो यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन हुआ है, ये आपको समझ में आ रहा है। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुआ, ये भी आपको पता है। आप इसे रिकॉर्ड किस मेजरमेंट के आधार पर करोगे? आप यहाँ लिखोगे कि हेल्थ चेकअप सर्विस, और वो लिख देगा आपको कि भाई एक बार हेल्थ चेकअप सर्विस ली, आप तो अपने हिसाब से ये लिख दोगे, और उसको बोल देगा कि एक बार फाइनेंशियल सर्विस ली। क्या ये एक मेजरमेंट होगा? ऐसा नहीं होता है। जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको किसी न किसी चीज़ में वो मेजर करना होता है। तो मेजरमेंट के लिए उन्होंने कहा कि आपको मेजर करना होगा मनी के अंदर। अब वो मनी कुछ भी हो सकता है, वो यूएस डॉलर हो सकता है, वो है ना, दैट एनीथिंग हो सकता है, वो मनी कुछ भी हो सकता है, वो रुपीज़ हो सकता है, यूएस डॉलर हो सकता है, यूके हो सकता है ना, यूके की जो पाउंड है वो हो सकता है, जापान का येन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन आपको मेजर मनी में करना होता है। ठीक है, मनी की एक इकाई है क्या बोलते हैं, रुपीज़, या फिर जैसे यूएस डॉलर हो गया, या यूके का पाउंड हो गया, जापान का येन हो गया। तो ये सारे जो है, या जो 20 कंट्रीज़ का एक सामुदायिक है यूरो हो गया, तो ये सारे जो करेंसीज़ है ये मनी की एक इकाई है। लेकिन आपको मनी में ही
करना पड़ेगा। जो भी आप आम जनता जिसे आप जो आपका यूज़र है जो समझता हो उस मनी में आपको उसे डिनोट करके उसे मेजर करके बताना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आओ मेजरमेंट किसे कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि आपको कुछ वैल्यू जो आपके पास है उसको आपको किसी न किसी चीज़ में वैल्यू में डिटरमाइन करना पड़ेगा। जैसे अगर आप कोई लैपटॉप लेकर के आते हो अपने बिजनेस के लिए तो आपको उसे मेजर, ठीक है, आपने आपने कहा कि मैं मेजर करूँगा इन रुपीज़, लेकिन कितने रुपए, ये भी तो आपको मेजर करना, ये भी तो आपको वैल्यू करना पड़ेगा। ये चीज़ कहलाती है वैल्यूएशन। अब अलग अलग लोगों के लिए ये वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे जो लैपटॉप लेकर के आए हैं, कोई कह सकता है कि इस लैपटॉप को वैल्यू करो जितने में आप लेकर के आए हो, यानी आप जितने आपकी जो कॉस्ट लगी है आप उस पर वैल्यू करो। अब आपका एक साथी है वो कहता है कि यार उस पर कैसे वैल्यू कर सकते हैं, इसे तो वैल्यू किया जाना चाहिए, हो सकता है आपने 1 साल पहले लिया हो, तो आज की जो कॉस्ट है उस पर इसे वैल्यू किया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है गोल्ड का, या आपने गोल्ड लेकर के आए, बिजनेस के लिए गोल्ड लेकर के आए। अब आप कल लेकर के आए थे जब थे आप 50,000 रुपीज़, तो ठीक है आप 50,000 में लेकर के आ गए। अब जब आप घर लेकर के आए तब आज वैल्यू हो गई 55,000। तो आपका एक दोस्त कहता है कि 50 पे मत कर, 55 पे कर, क्योंकि आज की वैल्यू तो 55 है ना। मतलब अगर आज तुम खरीदते तो आज क्या वैल्यू आती, 55 रुपीज़, तो 55,000 रुपीज़ लिखो ना गोल्ड की 10 ग्राम की वैल्यू। अब ये हो गई। फिर तीसरे दोस्त ने तुम आपसे कहा कि यार तुम न तो तुम वो लिखो जो तुम लेकर के आए थे, ना ही तुम वो लिखो जो लेकर के आ सकते हो। ये मत लिखो, ये लिखो कि अगर तुम आज इस सोने को बेचते तो तुम्हें क्या मिलता, क्योंकि तुम्हारी रियल वैल्यू तो ये है ना कि इस सोने को बेचने से तुम्हें क्या मिलता। तो ये होगी रियलाइजेबल वैल्यू कि अगर उस एसेट को आप बेचते हो उसमें क्या मिलेगा। अब होता है कि सोने का तो आप तुरंत वो का वही भाव ले सकते हो, बट मान लीजिए कार लेकर के आते हो या मोबाइल लेकर के आते हो, अगर आपने एक दिन भी यूज़ कर लिया तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है, लगभग 50% तक गिर जाती है। ऐसे में रियलाइजेबल वैल्यू पे आपको करना पड़ेगा कि जो भी आज आपको मिल सकता है, क्योंकि असल वैल्यू तो आपके लिए वही हुई ना जो आपको आज मिल जाएगा। ये हो गई। अब सबके अपने अपने तर्क है, कौन सही है कौन गलत ये हम नहीं देख रहे, सबके अपने अपने तर्क है। अब फोर्थ नंबर तर्क जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसके थोड़ा ध्यान से सुनना। इकोनॉमिक्स का एक तर्क है। आपका एक दोस्त था वो काफ़ी मतलब इकोनॉमिक्स था, उसने कहा भाई आप तुम एक लैपटॉप लेकर के आए, ठीक है, अब इस लैपटॉप का न तो तुम क्या करोगे वो देखो ना, तुमने कितने में लेकर के आए, कितने में ला सकते हो, कितने में बेचोगे, इन सब से तुम्हें क्या मतलब है, तुम ये चीज़ें करने थोड़े वाले हो, तुम इससे क्या करने वाले हो। तो तुम कहोगे कि हम इससे हमारा जो फाइनेंशियल एडवाइजर का सर्विस है वो करने वाले हैं। चलिए मान लेते हैं हम आप उस लैपटॉप से कुछ चीज़ें प्रिंट करने वाले हो या कुछ ऐसा काम करने वाले हो, तो आपसे ये बोला जाएगा कि जो आप काम करने वाले हो उससे जो आपके पास पैसा रिसीव हो रहा है ये हुई ना उस वैल्यू, उस लैपटॉप की वैल्यू। तो मतलब प्योरली उस लैपटॉप के थ्रू आप कितना पैसा कमा पा रहे हो ये उस चीज़ की वैल्यू हुई। अब चूंकि आप पैसा आगे के अनेक सालों में कमाओगे तो उन सारे चीज़ों को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर के आना है। अब ये जो प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट है यह आपको मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसमें आपको ये सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपको मैं बता दिया कि जो आपके फ्यूचर में जो भी आपका पैसा रिसीव होने वाला है ड्यू टू दैट मशीन या ड्यू टू दैट एसेट वो आपको यहाँ वैल्यू करनी है। फिर आता है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स का मतलब हो गया कि फॉर आइटम विच कैन नॉट बी मेजर्ड और वैल्यूड बट रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स देन रीजनेबल एस्टिमेट बेस्ड अपॉन एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस आर मेड। दैट मीन्स मान लीजिए ना तो वो वैल्यू हो सकती है ना मेजर हो सकती है, यानी कि या तो वो मनी में मेजर हो नहीं सकती, ठीक है, या फिर ऐसी कोई चीज़ है जो वैल्यू नहीं की जा सकती, इन चारों मेथड्स के थ्रू वैल्यू नहीं की जा सकती, तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा और एस्टिमेशन के बेस पे आपको वो चीज़ें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखनी पड़ेगी। तो फाइनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, आपका मेजर करना है मनी के अंदर, फिर वैल्यू करना है, और उसके बाद आपको अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती है, कोई भी एक चीज़ अगर नहीं होगी तो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। जैसे वैल्यू तो हो सकती है लेकिन वैल्यू मनी में नहीं हो सकती। आपको उस लैपटॉप की वैल्यू पता है, अब वैल्यू आपसे पूछे कितना है तो भाई 10 आईफोन आ जाएंगे इतनी वैल्यू है, 10 आईफोन आ जाएंगे इतनी वैल्यू है। अरे यार ये क्या वैल्यू है, हमें तो मनी में बताओ ना। अरे यार सर मनी में नहीं बता सकता, इसकी वैल्यू मनी में नहीं निकल सकती, हाँ इतना पता है 10 आईफोन आ जाएंगे। तो चलो एस्टिमेट करते हैं। अब 10 आईफोन की वैल्यू निकालो और उससे है ना, एक आईफोन की वैल्यू निकालो और उससे 10 से मल्टीप्लाई कर लो। अब आपने जो वैल्यू निकाली है वो एस्टिमेशन के बेसिस पे तो निकाली है ना, तो ये हो गया एस्टिमेट्स। चलिए उसके बाद आता है अकाउंटिंग के सब फील्ड। तो यहाँ मैं केवल सीधा बोल देता हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम सब करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया जहाँ पे आपके डिसीजन मेकिंग लिए जाते हैं कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग जहाँ प्रोडक्ट की कॉस्ट मेजर की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग यानी कि आपने
समाज को क्या दिया और समाज से क्या लिया, वो चीज़ें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में की जाती है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर हम करते हैं कि आपके पास जो ह्यूमन है उसको आपने कितना डेवलप किया, तो ये चीज़ें अकाउंटिंग के सब फील्ड हो सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यूजर्स। तो मैंने आपको बता दिया था यूजर्स कौन हो सकते हैं, जो आपके फ्यूचर इन्वेस्टर्स हैं। करंट इन्वेस्टर को भी फ़र्क पड़ता है आपने उनको कितना पैसा दिया। एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर वो जो प्रॉफिट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रही होगी तो एम्प्लॉय वहाँ क्यों आना चाहिए, उनको तो सैलरी के वांदे हो जाएंगे ना, तो इसलिए एम्प्लॉयज़ को भी फ़र्क पड़ता है। आपके जो सप्लायर है, क्योंकि हो सकता है आप अपने सप्लायर से उधार माल खरीदते हो। अब अगर आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो सप्लायर आपको ज़्यादा दे देंगे, बट अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो सप्लायर भी क्यों आपको माल देना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये तो फ्रॉड करके निकल जाएंगे। उसके बाद कस्टमर्स और गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं अलग से रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग। तो ये प्योरली थ्योरी टॉपिक है, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। बट अगर रिलेशनशिप में अगर आपको हेडिंग पूछा जाए तो आपको हेडिंग याद रखनी है कि आपको 5 चीज़ें याद रखना है। तो ये पाँचों चीज़ें आपके जो सी ए फाउंडेशन के जो आपके सिलेबस है ना, उसकी टॉपिक्स है, ठीक है। आपके जो सी ए फाउंडेशन में कितने चैप्टर है, एक तो लॉ है, बिजनेस लॉ, तो लॉ याद रखिए, मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, तो आपको ये याद रखिए। और एक अलग से याद रखिएगा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये 5 आपको टॉपिक वहाँ पे डाल देने हैं। अगर थ्योरी में आ गया टॉपिक तो आपको याद रहना चाहिए कि टॉपिक में हेडिंग क्या क्या है। बाकी अंदर का आप मटेरियल पढ़िएगा, क्योंकि ये समझाने लायक इसमें कुछ है नहीं खास। उसके बाद आता है लिमिटेशंस, यानी अकाउंटिंग क्या क्या चीज़ें नहीं कर सकता और हमें क्या क्या चीज़ें इसे अवॉइड करनी है, ताकि अकाउंटिंग को हम थोड़ा और बढ़िया बना सके। तो ये जो है वो मनी में ही मेजर करता है, आपको सबको पता है ना। वो पर्सनल स्किल या लॉयल्टी मेजर नहीं करता। जैसे यार मैं आपके लिए तन मन धन दे सकता हूँ, तो यहाँ पे तन और मन को मेजर नहीं करेगा, केवल धन को मेजर करेगा। या आपके पास ऐसे ऐसे पर्सनल स्किल्स वाले लोग हैं जो कि आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो वो उनको मेजर नहीं करेगा, वो केवल और केवल मॉनेटरी वैल्यू में आप उसको मेजर किया जाएगा। दूसरी चीज़, आपको प्रेजेंट और पास्ट डाटा ही मिलेगा, फ्यूचरिस्टिक डाटा आपको यहाँ नहीं मिल सकता। तीसरी बात, ये इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है, यानी भविष्य में जो महंगाई होने वाली है उस चीज़ को ये इग्नोर करता है। उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कई बार, जो हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आगे पढ़ेंगे जिनके आधार पर आप अकाउंटिंग करोगे, वो भी कई बार एक दूसरे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि यहाँ करूँ या ये करूँ, तो दोनों लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तो आपको उन्हें भी दूर करना है। दूसरी बात, कई बार आप उन्हें मेजर या वैल्यू नहीं कर पाते, जैसे हमने समझा था, तो हमको एस्टिमेट भी करना पड़ता है, और एस्टिमेट में कई बार गलत चीज़ें भी हो जाती है। तो ये अकाउंटिंग की कुछ लिमिटेशंस है जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और अकाउंटिंग की लिमिटेशंस अगर आपसे पूछा गया तो आप ये चीज़ें लिख दीजिएगा। ये कंप्लीट पॉइंट है, आप इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत और आप पढ़ करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही रखें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय, एंड आई होप पसंद आए हैं तो प्लीज़ आगे आगे और वीडियो देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।